इस संसाधन एवं विकास चैप्टर का दूसरा लेक्चर है। हम पिछले क्लास में क्या पढ़े थे इस चीज़ों को देखते हैं, है ना। पिछले क्लास में हमारा यह था कि हमारे संसाधन कहते किसको, यानी जो हमारे चीज़ों को, जो हमारे कार्य को आसान पहुंचाए, वैसी चीज़ें जो इसमें इन्वॉल्व होगी वो सारा का सारा हमारा संसाधन है। जैसे मान लिया जाए ये क्लासरूम था, क्लासरूम में हम ढेर सारा चीज़ यूज कर रहे थे, कैमरा कर रहे थे, लैपटॉप कर रहे थे, पेन कर रहे थे, टैब कर रहे थे, कीबोर्ड कर रहे थे, माउस कर रहे थे। ये सारी चीज़ें हमारे लिए क्या हो जाएंगी, संसाधन हो जाएंगी। दूसरी चीज़ यानी हमारे लिए वह चीज़ें जो हमारे कार्य को करने में आसान कर दे, और इसमें यदि टेक्नोलॉजी लगा दें तो ये और मस्त चीज़ हो जाती है। तो ये हमारे लिए क्या हो जाएगा, संसाधन हो जाएगा। अब दूसरा है कि संसाधन को बंटवारा कैसे किया गया। संसाधन का बंटवारा यदि उत्पत्ति के आधार पर करें तो हमारे पास दो तरह के संसाधन थे, एक जैव संसाधन और दूसरा अजैव संसाधन। ये हमारा उत्पत्ति के आधार पर था, यानी कि लिविंग भी हो सकता है और नॉन लिविंग भी। लिविंग वाले को जैव संसाधन और नॉन लिविंग वाले को अजैव संसाधन बोले। अब समाप्तता के आधार पे, यानी जो जो समाप्त हो जाएगा वो नवीकरणीय, और जो समाप्त नहीं होगा यानी वापस से फिर से रिसाइकल हो सकता है। जैसे पवन है, पवन ऊर्जा है, जल ऊर्जा है, ये सारी चीज़ें जो है नवीकरणीय संसाधन, यानी वापस से जिसका फिर से यूज कर सकते हैं वो नवीकरणीय। जिसका वापस से यूज नहीं कर सकते, जैसे पेट्रोलियम पदार्थ जो एक बार फूक दिए तो वापस फिर यूज होगा नहीं, वो हमारा हो जाएगा अनवीकरणीय। अब स्वामित्व के आधार पर यदि बात करें तो स्वामित्व के आधार पे हमारा एक हो जाता है व्यक्तिगत, यानी जिस पर खुद का हमारा अधिकार हो। जैसे कि हम यहाँ कुछ बना रहे हैं, काम कर रहे हैं, ये पेन है तो इसको हमने परचेज कर लिया, अब इस पर हमारा अपना मालिकाना हक है। अब कुछ हो जाता है सामुदायिक, जैसे कि मंदिर है, जैसे कि आपका विद्यालय है, स्कूल है, ये सारी चीज़ें जो है ना जिसपे पूरे समुदाय का हक होता है, उस पर किसी खास व्यक्ति का कोई अधिकार नहीं है, वो सामुदायिक में आ जाता है। तीसरा हो जाता है राष्ट्रीय संसाधन, यानी हमारे राष्ट्र के सीमा के अंतर्गत जो भी संसाधन है, हमारे यहाँ का खनिज है, हमारे यहाँ का कोई भी मेटल है, कोई भी नन मेटल है, कोई भी ये पहाड़ है, यह सारा हमारा राष्ट्र के सीमा के अंतर्गत जितनी भी सारी चीज़ें आपको दिखती हैं वो हमारा राष्ट्रीय संपदा है। अब कुछ हो जाता है अंतर्राष्ट्रीय, यानी हमारे राष्ट्रीय सीमा से बाहर, जैसे कि समुद्री वाले में हमने बात किया था कि हमारे समुद्र के कुछ इलाके तक तो हमारा राष्ट्रीय संपदा है, लेकिन उसके बाद वाला हिस्सा हमारा कौन सा हो जाता है, अंतर्राष्ट्रीय, जिसमें क्या हो रहा है, मछुआरे पकड़े जा रहे हैं। मछुआरे कहाँ पकड़े जा रहे हैं, राष्ट्रीय सीमा में नहीं, राष्ट्रीय सीमा से बाहर यदि जाते हैं तो वो अब आपका राष्ट्र का संपत्ति रहा नहीं, अब आप राष्ट्र से बाहर हो गए, यानी वह अंतर्राष्ट्रीय है, तो वहां पर मछुआरे पकड़े जा रहे हैं। तीसरा हो जाता है विकास के स्तर पर, विकास के स्तर पर संभावित। चौथा हो जाता है विकास के स्तर पर एक संभावित, दूसरा विकसित, विकसित भंडार, तीसरा संचित कोष। संभावित संसाधन है जिसको हमारी संभावनाएं, दूसरी विकसित भंडार, हमारे पास भंडार का विकसित है लेकिन टेक्नोलॉजी के अभाव के कारण हम उस चीज़ों को यूज नहीं कर पाए। तीसरा है संचित कोष, यानी इकट्ठा तो है। अब इस आधार पर हमारा जो वर्गीकरण है संसाधन को मुख्य रूप से दो पार्ट में बांटा गया। एक प्राकृतिक संसाधन, यानी जो हमको प्रकृति के द्वारा मिला वो प्राकृतिक संसाधन है। दूसरा हो जाता है हमारा मानवीय संसाधन, यानी जिस चीज़ों का यूज मानव ने करा, मानव ने उसको अपने रूप में डाल के करा, वो मानवीय संसाधन है। अब प्राकृतिक संसाधन की बात करें तो इसमें दो तरह के आएंगे। एक नवीकरणीय, यानी जिसका वापस से फिर से उपयोग हम कर सकते हैं, वो नवीकरणीय संसाधन हो गया, यानी यदि यह खत्म हो गया तो फिर से वापस आ जाएगा, तो ये नवीकरणीय। दूसरा हो जाता है हमारा अनवीकरणीय, यानी वापस से फिर इसको ला सकते हैं नहीं है, यदि खत्म हो गया तो इसको फिर वापस से लाना असंभव है। अब जैसे कि नवीकरणीय में सतत प्रवाह, जिसका लगातार प्रवाह जारी है, जैसे पवन है, जल है, ये सारी चीज़ें हैं कि जिसका प्रवाह तो लगातार चलता जा रहा है। अभी चीज़ें गर्म हो रही हैं, हवाएं गर्म हो रही है, उठ रही है, फिर यह ठंड के ऊपर होते हुए ठंड होके फिर वापस से नीचे आ जा रही है, तो इस वजह से हमारा पवन का बहाव लगातार जारी है। उस तरह जल वाले में कि बारिश हुई, बारिश होने की वजह से हमारे यहाँ सिंचाई हुई, सिंचाई होने की वजह से हमारे यहाँ क्या हो गया, धीरे 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 यह पानी कहाँ चला गया, नदी नाले द्वारा होते हुए यह समुद्र में चला गया, समुद्र से फिर वापस से वेपर होकर बादल बना, बादल से फिर वापस से बारिश होकर हमारे यहाँ का पानी वापस आ गया। तो कहने का मतलब यह है कि इसका लगातार प्रवाह जारी है। दूसरा है जैव, यानी इसमें लिविंग वाला शो करेगा। अब लिविंग वाले में, जैव संपदा वाले में कौन कौन सा आ जाता है, वह वनस्पति आ जाता है, यानी कि वह सारी चीज़ें जो हमें वन से प्राप्त होगा तो वनस्पति संपदा है। और दूसरा हो जाएगा वन्य जीव, यानी जिसको हम एनिमल बोलेंगे, है ना। तो एनिमल वाला यह दोनों ही हमारे लिए क्या हो जाएगा, संसाधन है। तीसरा हो जाता है हमारा अनवीकरणीय का चक्रिया, जैसे कि धातु है, धातु को इसका हम साइकिल कर सकते हैं। जिस तरह हमने कल बात किया था कि हमारे यहाँ की महिलाएं क्या होती हैं, कान में ढेर सारा चीज़ें पहनती हैं, यह कान वाले को चीज़ों को बदल कर वापस इसको रिसाइकल करके कुछ और बना सकती हैं। कान वाले को नाक वाला गोल बना सकती है, गोल वाले को चकोर, जो इच्छा करे वो बना लेगी। लेकिन दूसरा हमारा जो है ये तो मेटल हो जाता है, लेकिन यदि मेटल खत्म हो जाए तो मेटल खत्म हो जाए तो फिर से वापस से इसका रिसाइकल हो ही नहीं सकता, खत्म हो गया, कहानी खत्म हो गई। यदि हमारे पास आकृति बदल सकते हैं, लेकिन यदि यह लॉस्ट कर जाए, खत्म हो जाए,
तो वापस से इसको ला सकते नहीं है। तीसरा यानी कि रस्टिंग हो जाए तो हम वापस से इसको कवर नहीं कर सकते। और तीसरा हो जाता है हमारा वो चक्रीय यानी जीवाश्म ईंधन, जिसका वापस से रिसाइकल कर ही नहीं सकते। यदि इसको हमने खत्म कर दिया, यदि हम इसको पेट्रोल फूंक करके चले आए तो इसका आकार बदला क्या? नहीं, ये पूरा का पूरा खत्म हो गया। अब इसके खत्म होने की वजह से जीवाश्म ईंधन हमारे पास वापस से लौट के आएगा नहीं। यदि लौट के आना होगा तो मिलियंस ऑफ ईयर लग जाएगा, यानी लाखों लाख साल बीत जाएंगे, उसके बाद भी ये हमें वापस जल्दी मिलने वाला नहीं। अब संसाधनों का विकास हुआ, धीरे धीरे यह चीज़ों को पता चला कि लोग ने अपने स्वार्थ भाव से इसका प्रयोग करना शुरू किया, स्वार्थ भाव से इसका उपयोग करना शुरू किया। उपयोग करने की वजह से भैया जिसके पास संसाधन था, जिसके पास टेक्नोलॉजी था, उसने खूब अंधाधुन उपयोग किया। उस अंधाधुन उपयोग के होने की वजह से किसी खास के हाथ में चला गया संसाधन, किसी खास देश के हाथ में संसाधन चला गया, तो उन्होंने इसका भरपूर दोहन किया और उस वजह से वो लगातार अमीर के पद पे चले जा रहे हैं। और जिसके पास संसाधन का कमी है या फिर संसाधन है फिर भी उसके पास टेक्नोलॉजी का कमी, तो इस वजह से उसके में धीरे धीरे उसके ग्राफ में धीरे गिरावट आते गया और वह गरीबी की ओर अग्रसर होता चला गया। अब इस चीज़ों को देखते हुए विश्व सम्मेलन हुआ, राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ, जिसमें कि जिसे रियो डी जेनेरो पृथ्वी सम्मेलन किया गया, जो 1992 में हुआ था, है ना। 1992 में हुआ था, तकरीबन 100 से अधिक देशों ने भाग लिया था। इस भाग में यह चीज़ें थी कि आर्थिक विकास की समस्याओं को हल ढूंढने के लिए यह किया गया था। इसी को फॉरेस्ट प्रिंसिपल व सहमति जताई, जिसमें 21वीं शताब्दी में एक एजेंडा 21 आया। एजेंडा 21 यह था कि जो ब्राजील शहर में हुआ था, यूएनसीडी के द्वारा किया गया था। अब इसमें था कि पारस्परिक आवश्यकताओं एवं सम्मिलित जिम्मेवारों के अनुसार विश्व सहयोग के द्वारा पर्यावरण क्षति, गरीबी और रोग से निपटा जाए। यानी पर्यावरण क्षति को कैसे बचाना है, गरीबी से कैसे बचना है और इससे निपटाना क्या है। मतलब इसमें यह कहा गया कि जब जो सारे देश भाग लिए हैं वह अपने यहाँ की क्षति को रोकें, पर्यावरण क्षति को रोकें, अपने यहाँ की गरीबी को कम करें, अपने यहाँ के रोगों को निपटने के लिए उपाय कराएं। यानी आपको संसाधन का विवेकपूर्ण उपयोग करने के लिए सरासर कहा गया। अब यहाँ तक हमारा पिछला लेक्चर था, हमने लेक्चर 1 का रिवाइज कर लिया। अब हम दूसरे लेक्चर पर आते हैं। संसाधनों के विवेकपूर्ण उपयोग के लिए नियोजन एक सामान्य रणनीति है, यानी आपको नियोजन करना पड़ेगा। कहने का मतलब यह है कि ऐसी रणनीति बनाना पड़ेगा, ऐसा आपको खोजना पड़ेगा कि जिसके कारण हम इसका विवेकपूर्ण उपयोग कर सकें, ना कि आप अपने स्वार्थ के बस से इसको जैसे तैसे उपयोग कर लिए। अमीर अमीर होता चला गया, गरीब गरीब होता चला गया। भारत जैसे देश में जहाँ संसाधनों की उपलब्धता में बहुत विविधता है, हमारे यहाँ संसाधन की कमी नहीं है, संसाधन भर भर के, लेकिन विविधता पाया जाता है, कहीं खूब है तो कहीं बिल्कुल गायब है। तो अब इस चीज़ों को कोरिलेट कैसे किया जाए। यह ऐसे प्रदेश हैं जहाँ एक तरह के संसाधन की प्रचुरता है परंतु दूसरे तरह के संसाधन की कमी है। अभी हमने ठीक बात किया कि इसमें किसी खास प्रदेश के पास संसाधन की बहुलता है लेकिन किसी खास प्रदेश के पास संसाधन की कमी है। लेकिन कुछ ऐसा भी देखा जाता है कि जिसके पास संसाधन की अधिकता है फिर भी वह गरीब क्यों है, और जिसके पास संसाधन की कमी है फिर भी वह अमीर क्यों होता जा रहा है? क्योंकि उसके पास बेहतर टेक्नोलॉजी है। बेहतर टेक्नोलॉजी को यूज करके ही उन्होंने ऐसा किया। कुछ ऐसे प्रदेश भी है जहाँ संसाधनों की उपलब्धता के संदर्भ में आत्मनिर्भर है और कुछ ऐसे भी प्रदेश हैं जहाँ महत्वपूर्ण संसाधन की अत्यधिक कमी है, यानी कहाँ किसी के पास बहुत कमी है और किसी के पास संसाधन भर भर के। उदाहरणार्थ झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ आदि प्रांतों में खनिज और कोयले की भंडार है। यानी हम झारखंड की बात कर लें, मध्य प्रदेश की कर लें, जब छत्तीसगढ़ कर लें, तो ये सारे प्रांतों में खनिज और कोयले का प्रचुर है। हमारे यहाँ जब बिहार से जब अलग हुआ था झारखंड, तो हमारे यहाँ सारा खनिज संपदा कोयला किनके में चला गया? झारखंड वाले को चला गया। अब झारखंड के पास तो संसाधन की कमी है नहीं, भर के संसाधन। बात अलग है कि टेक्नोलॉजी अभी भी वहाँ उतनी डेवलप नहीं है। अरुणाचल प्रदेश में जल संसाधन प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं परंतु मूल विकास की कमी है। मतलब अरुणाचल प्रदेश एक ऐसा प्रदेश है जहाँ पर जल का संसाधन तो प्रचुर है लेकिन विकास का कमी अभी भी खल रहा है। राजस्थान में पवन और सौर ऊर्जा के संसाधन की बहुतायत आता है लेकिन जल संसाधनों की कमी है। अब भैया किसी के पास ऐसा देखा गया कि किसी के पास जल का तो बहुलता है लेकिन किसी के पास जल की बहुलता नहीं है, जल के संसाधन की कमी है। यानी यह विविधता का देश है। यानी यहाँ एक लाइन कहा जाता है, हमारे यहाँ विविधता में एकता है। यानी इतना विविधता होते हुए भी हमें एकता बनाए रखने की आवश्यकता है। लद्दाख का शीत मरुस्थल क्षेत्र अन्य भागों से अलग थलग पड़ता है। यह प्रदेश सांस्कृतिक विरासत का धनी है परंतु यहाँ जल आधारभूत अवसंरचना तथा कुछ महत्वपूर्ण खनिजों की कमी है। अब किसी के पास किसी खास चीज़ों की अधिकता है पर उसके पास किसी खास चीज़ों की बिल्कुल कमी है। इसलिए राष्ट्रीय, प्रांतीय, प्रादेशिक और स्थानीय स्तर पर संतुलन संसाधन नियोजन की आवश्यकता है। अब इस पे आपको प्लान बनाना पड़ेगा कि इस चीज़ों को बैलेंस कैसे किया जाए। अब जैसे कि मान लिया जाए कि मेरे पास किसी खास चीज़ों का दिखता है, मेरे पास चावल की बहुलता है, चावल का भर भर के हमारे पास पड़ा हुआ है, लेकिन
यदि हम इसके अपने पास रखें तो क्या हमारे यहाँ क्या हम इसका डेवलपमेंट कर सकते हैं? नहीं कर सकते। अब हमको किसी ना किसी से सामंजस्य बनाना पड़ेगा, जिसके पास किसी और चीज़ की अधिकता है, उसके पास चावल की कमी है तो हम उसको चावल एक्सपोर्ट कर देंगे, इसके बदले में हम उससे कुछ और जो हमारे पास कमी है उसको एक्सपोर्ट करा लेंगे उस तरफ से। तो इस तरह क्या होगा ना कि इस तरह दोनों को कोरिलेट करना हमारे लिए नितांत आवश्यक है। अब देख लेते हैं भारत में संसाधन नियोजन कैसे होगा, यानी इसका प्लानिंग कैसे कर सकते हैं। देश के विभिन्न प्रदेशों में संसाधन की पहचान कर उसका तालिका बनाना, यानी आप यह तय करें कि आपके यहाँ कौन सी चीज़ों की कमी है और कौन सी चीज़ों की अधिकता है। अब आप इसको एक एक सूची तैयार करें जिसमें इस चीज़ों का मेंशन हो कि आपके पास क्या चीज़ों की अधिकता है और कौन सी चीज़ों की कमी है। इस कार्य में क्षेत्रीय सर्वेक्षण मानचित्र बनाना और संसाधन का गुणात्मक एवं मात्रात्मक अनुमान लगाना व मापन करना है। यानी इसका उद्देश्य है कि आप एक डाटा तैयार करो जिसमें आपको यह अच्छे से पता हो कि किस चीज़ की किस संसाधन का आपके यहाँ पर बहुलता है। आप उस चीज़ों का यूज करो, आप उस चीज़ों पर टेक्नोलॉजी लगाओ और उस चीज़ों को अच्छे से उपयोग में लाओ, विवेकपूर्ण उपयोग में लाओ। संसाधन विकास योजनाएं लागू करने के लिए उपयुक्त प्रौद्योगिकी कौशल और संस्थागत नियोजन ढांचा तैयार करना, यानी इसका स्ट्रक्चर तैयार करें। संसाधन विकास योजनाओं और राष्ट्रीय विकास योजना में समन्वय, यानी अब इसमें इसके विकास में और राष्ट्रीय विकास योजनाओं में दोनों में को रिलेट करना एकदम आवश्यक है। स्वाधीनता के बाद, यानी जब से हम लोग अपने अधीन हुए हैं, यानी जब से हम लोग स्वतंत्रता प्राप्त किए हैं, उसके बाद भारत संसाधन नियोजन के उद्देश्य की पूर्ति के लिए प्रथम पंचवर्षीय से ही प्रयास किया जा रहा है। यानी जब हमारे यहाँ स्वतंत्रता के बाद जब हमारे यहाँ नया कानून लागू हुआ, उस हिसाब से हर पंचवर्षीय में सरकार इस पर जोर लगा रही है कि हम इस चीज़ों को कैसे कोरिलेट कराएं। इसमें सबका सहयोग होना नितांत आवश्यक है। किसी क्षेत्र के विकास के लिए संसाधन की उपलब्धता एक आवश्यक शर्त है, यानी किसी क्षेत्र का यदि विकास चाहते हैं तो आपके पास संसाधन का बहुलता होना नितांत आवश्यक है। यदि आपके पास संसाधन है ही नहीं तो आपके लिए थोड़ा सा यह कहीं ना कहीं टफ टास्क हो जाएगा आपके लिए। परंतु टेक्नोलॉजी और संस्थाओं में तदनुरूपी परिवर्तनों के अभाव में मात्र में संसाधन की उपलब्धता से ही विकास संभव नहीं है। सिर्फ आपके पास संसाधन ही रह गया तो इससे आपका विकास हो जाएगा, ऐसा कोई गारंटी नहीं है। आपके पास उसके में टेक्नोलॉजी होना नितांत आवश्यक है। देश में बहुत से ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ संसाधन समृद्ध होते हुए भी आर्थिक रूप से पिछड़े देश की गिनती में आते हैं। इसके विपरीत कुछ ऐसे भी प्रदेश हैं जहाँ संसाधन की कमी होते हुए भी आर्थिक रूप से विकसित है। मतलब कुछ ऐसे भी प्रदेश हैं जहाँ पर संसाधन की बहुलता तो है मगर उसके पास उसका आर्थिक रूप से पिछड़ापन है, और कुछ ऐसे भी प्रदेश हैं जिसके पास संसाधन की बहुलता नहीं होते हुए भी वह ऊपर की ओर अग्रसर है। मतलब यह है कि आपने संसाधन को किस प्रकार यूज किया, यह आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देख लेते हैं उपनिवेशवादों के इतिहास में हमें बताता है कि उपनिवेश का इतिहास हमें बताता है कि उपनिवेशों में संसाधन संपन्न प्रदेश विदेशी आक्रमणकारियों के लिए प्रमुख आकर्षक केंद्र रहा। अब कहने का मतलब यह है कि जो विदेशी थे उन्होंने कहाँ पर अटैक किया, जहाँ पर उन्होंने देखा कि संसाधन है। अब भैया चोरी किसके यहाँ होगी? चोरी तो अमीरों के यहाँ होगी कि गरीब के यहाँ चोरी होगी? जाएंगे उठा के चप्पल ले जाएंगे, जिबिया उठा के ले जाएंगे, रोज घिसेंगे? नहीं, ऐसा नहीं होता। वो क्या रहा है कि चोरी उन्हीं के यहाँ होगी जिसके यहाँ कुछ ना कुछ मिलेगा। अब चोरी गरीब के घर में नहीं हो सकती, चोरी कहाँ होगा? अमीर के घर में। क्यों? क्योंकि वहाँ कुछ ना कुछ मिलेगा। और अमीर कौन है? संसाधन संपन्न। संसाधन संपन्न यानी विदेशों ने वहीं पर अटैक करा जहाँ पर उसे कुछ संभावनाएं है। संभावनाएं कहाँ है? जहाँ पर संसाधन है। उपनिवेशकारियों ने देश ने बेहतर प्रौद्योगिकी के सारे उपनिवेशों के संसाधनों का शोषण किया तथा उन पर अपना आधिपत्य स्थापित किया। अतः संसाधन किसी प्रदेश के विकास में तभी योगदान दे सकता है जहाँ वहाँ प्रयुक्त टेक्नोलॉजी विकास और संस्थागत परिवर्तन किए जाएं। उपनिवेश में विभिन्न चरणों में भारत इनका सबसे अनुभव किया गया। अब देखो भैया, विदेश से लोग आए और उन्होंने यहाँ पर क्या किया? अपना आधिपत्य जमा लिया, अपना धीरे धीरे शोषण करना शुरू कर दिया और वहाँ पर अपना मालिकाना हक जमा लिया। अब उन्होंने उसी इलाका पर अटैक किया जहाँ पर उसे संसाधन का प्रचुरता मिला और वहाँ पर उन्होंने अपने टेक्नोलॉजी को डेवलप करा, टेक्नोलॉजी लगाया और वहाँ से उन्होंने संसाधन का धीरे धीरे शोषण करना शुरू कर दिया। अतः भारत के विकास समांतर संसाधन विकास के लोगों के मुख्य संसाधन की उपलब्धता पर ही आधारित नहीं बल्कि इसमें प्रौद्योगिकी यानी टेक्नोलॉजी का होना नितांत आवश्यक है। मानव संसाधन की गुणवत्ता और ऐतिहासिक अनुभव का भी योगदान रहा है। यानी मानव संसाधन की गुणवत्ता यानी उसके अंदर क्वालिटी क्या है, ऐतिहासिक उसका अनुभव क्या रहा है, इन सारे फैक्टर को कहीं ना कहीं से तो इसमें पॉजिटिव वे मिलता ही है। अब संसाधनों का संरक्षण, संसाधनों को हम कैसे बचा सकते हैं, इसके लिए देखते हैं हमारे पास क्या है कि संसाधन किसी भी तरह के संसाधन विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
परंतु संसाधन का विवेकहीन उपयोग और अति उपयोग के कारण कई सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय समस्याएं पैदा हो सकती हैं। इन समस्याओं से बचाव के लिए विभिन्न स्तरों पर संसाधन का संरक्षण आवश्यक है। यानी अलग अलग स्तर पर आपको इन सारी चीज़ों को बचाना पड़ेगा। यदि संसाधन आपको बचाना है तो आपको विवेकपूर्ण उपयोग हर हाल में करना होगा। यदि अति दोहन कर दिए, संसाधन का सही तरीके से यूज नहीं किया, यानी जो हमें उसका कीमत मिलना चाहिए वो हमें मिलेगा नहीं। भूतकाल से ही संसाधनों का संरक्षण बहुत से नेताओं के चिंतकों और चिंता का विषय रहा। उदाहरणार्थ गांधी जी ने संसाधनों के संरक्षण पर अपनी चिंता इन शब्दों में व्यक्त की। यानी गांधी जी का कहना था कि आपके पास, हर व्यक्ति के पास आवश्यकता पूर्ति करने के लिए प्रकृति ने हमें बहुत कुछ दिया है, लेकिन किसी को पेट भरने के लिए तो भर भर के दिया, लेकिन किसी के स्वार्थवश लालच को भरने के लिए, यानी कि पेट के अलावा यदि आप बात करें तो उसको भरने के लिए हमारे प्रकृति ने कुछ भी नहीं दिया है। यानी हम यदि विवेकपूर्ण उपयोग करें तो हमारे लिए सही है, संसाधन हमारे लिए प्रयुक्त है, हमारे लिए, हमारे पेट के लिए संसाधन प्रयुक्त है। लेकिन हमारे पेट के अलावा यदि लालच बस बात करें तो हमारे यहाँ संसाधन की हर हाल में कमी हो जाएगी। क्यों कमी हो जाएगी? क्योंकि हमारा वहाँ पेट का सवाल नहीं है, हमारा वहाँ किसका सवाल हो जाएगा? लालच का। अब लालच की वजह से हमारे यहाँ संसाधन के हर हाल में कमी ही होगी। लालची और स्वार्थी व्यक्ति तथा आधुनिक प्रौद्योगिकी की शोषणात्मक प्रवृत्ति जिम्मेदार है। अब भैया संसाधन किसी खास तबके के लोग, किसी खास व्यक्ति, किसी खास रास्ते में चला गया तो भैया इससे क्या होगा? शोषण ही होगा ना वहाँ का। वो वहाँ से शोषण करके कहीं और चले जाएंगे, संसाधन खत्म, बस वहाँ से वो निकल लेंगे। वे अत्यधिक उत्पादन के विरुद्ध थे और इसके स्थान पर अत्यधिक बड़े जन समुदाय द्वारा उत्पादन के पक्षधर थे। यानी उनका कहना यही था कि किसी खास व्यक्ति के हैंड में, किसी खास व्यक्ति के हाथ में यदि संसाधन चला जाता है तो वह उसका स्वार्थ जिंदा कर देता है। लेकिन यदि यह बड़े समुदाय पे जाता है तो इससे सारे लोगों का विकास होगा, सारे लोगों के लिए संसाधन होगा, सारे लोग उस क्षेत्र में लगेंगे, सारे लोगों को रोजगार मिलेगा। इससे हमारा आर्थिक विकास का स्तर धीरे 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 बढ़ता चला जाएगा। अब 1968 में क्लब ऑफ रोम ने, तत्पश्चात 1974 में सुमेसन ने अपनी पुस्तक स्मॉल इज ब्यूटीफुल में इस विषय पर गांधी जी के दर्शन प्रस्तुत किए। एक बार फिर से पुनरावृत्ति 1987 में ब्रूनलैंड आयोग रिपोर्ट के वैश्विक स्तर पर संसाधन संरक्षण में मूलाधार योगदान किया गया। इस रिपोर्ट ने सतत पोषणीय विकास प्रस्तुत की, मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट कैसे होगा, इन चीजों को उसने अपने बुक में छापा है। अब देखिए, कल्पना प्रस्तुत की संसाधन संरक्षण की वकालत की। इसके बाद रिपोर्ट हमारा साझा करता है, यानी आवर कॉमन फ्यूचर शीर्षक पुस्तक में प्रकाशित हुई। इस संदर्भ में महत्वपूर्ण योगदान रियो डी जेनेरो ब्राजील 1992 में आयोजित जो सम्मेलन था उसमें किया गया। अब यह आपका यह सवाल है कि 1992 में एक सम्मेलन हुआ था, उस सम्मेलन में कितने देश ने भाग लिया? वापस से हमारा ये क्वेश्चन है, कमेंट में जरूर हमें बताएं कि 1992 में ब्राजील में जो रियो डी जेनेरो सम्मेलन हुआ, इस सम्मेलन में कितने देशों ने भाग लिया?